मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली गली गली कली कली। कोरा कागज था ये मन मेरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म आराधना के बारे में, जिसके कुछ गीत मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में सुनाए हैं। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को हम हिंदी फिल्मों के इतिहास की क्लासिक मूवी की कैटेगरी में बेशक डाल सकते हैं। इस फिल्म का हर पक्ष बेमिसाल था, चाहे वो इस फिल्म का संगीत हो, किशोर कुमार साहब की और लता जी की गायकी हो, फिल्म के लीड बेयर यानी कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री हो, राजेश खन्ना साहब का अभिनय हो, शर्मिला टैगोर जी का अभिनय हो, सब कुछ बेमिसाल था। फिल्म का निर्देशन, फिल्म की पटकथा जबरदस्त थी और ये फिल्म, इस फिल्म में काम करने वाले कई लोगों के जीवन की एक टर्निंग पॉइंट भी थी। शर्मिला टैगोर जो इस फिल्म की लीडिंग लेडी थी, इस फिल्म से पहले ज़्यादातर ग्लैमरस रोल करती थी, लेकिन इस फिल्म के बाद ही उन्हें एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में भी जाना जाने लगा। और राजेश खन्ना इस फिल्म से पहले इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन यही वो फिल्म थी जिसके बाद उनका कैरियर जेट स्पीड से आगे बढ़ा और फिल्म इंडस्ट्री को मिला एक सुपरस्टार। क्या आप जानते हैं कि 1969 से 71 के बीच में राजेश खन्ना साहब की लगभग 17 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई थी, लेकिन आराधना इन सब से आगे निकल गई थी। इसने उन्हें एक नई इमेज दी थी, एक रोमांटिक हीरो की इमेज, जिसका स्टाइल, जिसकी अदाएं लोगों को दीवाना बना रही थी। और तो और किशोर कुमार साहब जो इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे और अच्छे खासे एस्टैब्लिश थे, लेकिन इसी फिल्म के बाद से उनके करियर को भी नवजीवन मिल गया था। फिल्म के बाद ज़्यादातर लोग किशोर कुमार साहब से ही गाने गवाना चाहते थे और राजेश खन्ना साहब की तो वो आवाज़ बन चुके थे। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंता और उनके भी फिल्म करियर की मेरे ख्याल से ये सबसे सफलतम फिल्मों में से एक रही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को एक क्विकी फिल्म के रूप में उन्होंने प्लान किया था। क्विकी यानी कि कई बार निर्माता निर्देशक कोई बड़ी फिल्म बनाते हैं जिसे बनने में ज़्यादा वक्त लगने लगता है, तो बीच में एक छोटी सी फिल्म प्लान कर लेते हैं जिसे 3-4 महीने में वो बनाकर फिनिश करके रिलीज करना चाहते हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फाइनेंसर्स का, खुद का जो पैसा लगा है कुछ रिकवर हो सके। तो इसी तरह की एक फिल्म ये प्लान की गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म एक इतिहास रच देगी। तो देखते हैं कि ये क्विकी फिल्म कैसे इतनी बड़ी फिल्म हो गई। तो दोस्तों, बात है 60 के दशक की और शक्ति सामंता साहब शम्मी कपूर साहब के साथ एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जाने अनजाने। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले ही शम्मी कपूर साहब की पत्नी गीता बाली जी का देहांत हो गया। शम्मी कपूर साहब सदमे में चले गए। शक्ति सामंता उनके साथ पहले भी काम कर चुके थे, दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। तो शक्ति सामंता साहब ने कहा कि तू अपना टाइम ले, जब तुझे लगेगा कि तू काम करने लायक है तभी हम फिल्म बनाएंगे, फिल्म की फिक्र मत कर। शम्मी कपूर साहब के घर में तो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें संभालना था, खुद को भी संभालना था, इस सदमे से भी उबरना था, तो उन्हें थोड़ा वक्त तो लगना ही था। धीरे धीरे एक आध महीना बीत गया। शक्ति सामंत साहब शम्मी कपूर साहब से तो नहीं कह पा रहे थे कि फिल्म की शूटिंग पर आ जाओ, लेकिन वो परेशान तो होने लगे थे, क्योंकि आखिर फाइनेंसर्स का पैसा लगा हुआ था और खुद उनका पैसा लगा था, बाजार से भी उन्होंने काफ़ी पैसा उठाया था। तो अब वो परेशान थे कि इतने लोगों का पैसा लगा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी परेशान हैं, अगर फिल्म टाइम पे नहीं बनी तो सबका पैसा कैसे वापस करेंगे, ब्याज चढ़ता जा रहा था।
तो उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी फिल्म बना लेते हैं, एक क्विकी फिल्म जिसे 3-4 महीनों में ही बनाकर खत्म कर देंगे, कम से कम कुछ तो पैसा रिकवर हो जाए। उन्होंने पटकथा लेखक सचिन भौमिक साहब से बात की कि कोई पटकथा है तुम्हारे पास। उनके पास एक स्टोरी थी, आराधना फिल्म की स्टोरी। नायिका प्रधान एक कहानी थी जिसमें नायिका का रोल यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक जाता है और इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी थे, काफ़ी सारे वेरिएशंस भी थे। तो कहानी तो शक्ति सामंत साहब को ठीक ठाक लगी, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि बनाना चाहिए कि नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। तो इस रोल के लिए उन्होंने पहले अपर्णा सेन जी से बात की, लेकिन अपर्णा सेन जी ने जब इस कहानी को सुना तो वो पीछे हट गई, क्योंकि वो ऐसा रोल नहीं करना चाहती थी जिसमें उन्हें एक बुजुर्ग महिला का किरदार प्ले करना हो। अब शक्ति सामंत साहब की दूसरी चॉइस थी शर्मिला टैगोर। उन्होंने शर्मिला टैगोर से बात की और इस बार उन्होंने उन्हें कन्विंस करने के लिए रोल को कुछ इस तरह से सुनाया कि शर्मिला टैगोर कन्विंस हो ही गई। उन्हें बताया गया कि तुम्हारा रोल पहले फ्रेम से लेकर फिल्म के आखिरी फ्रेम तक है और जबरदस्त रेंज है इस रोल में। तुम्हें यंग एज से लेकर एक ओल्ड एज लेडी तक का रोल करना है। इसमें रोमांस है, इसमें तुम्हारे साथ ट्रेजेडी होगी, इसमें तुम्हें अपना अभिनय दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। और फिल्म में 2 हीरो भी हैं तुम्हारे साथ, एक हीरो फर्स्ट हाफ में है, एक हीरो सेकंड हाफ में है। शर्मिला टैगोर अपने रोल को लेकर काफ़ी उत्साहित हो गई। उन्होंने पूछा फिल्म का हीरो कौन है। शक्ति सामंत साहब ने कहा कि हीरो हम राजेश खन्ना को लेंगे, 3 फिल्में कर चुका है, अभी कोई फिल्म उसकी चली नहीं है, नया लड़का है, लेकिन टैलेंटेड है और प्रॉमिसिंग है। तो हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ के लिए वो ठीक रहेगा, सेकंड हाफ के लिए हम कोई और हीरो भी ढूंढ रहे हैं। शर्मिला टैगोर जी अपने रोल को लेकर इतनी उत्साहित थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि हीरो कौन है, भले ही नया लड़का हो, वो राजी हो ही गए। राजेश खन्ना इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्हें ये अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये फिल्म उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म साबित हो सकती है। हालांकि इसके डायरेक्टर इतने श्योर नहीं थे इसको लेकर। अब फिल्म का पेपर वर्क चल ही रहा था। इसी बीच शक्ति सामंत साहब के एक मित्र थे सुरेंद्र कपूर, वो भी एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने शक्ति सामंत साहब की राय लेने के लिए अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती के क्लाइमेक्स की 2 रीलें उन्हें दिखाई। अब जब ये 2 रीलें शक्ति सामंत साहब ने देखी तो उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि क्लाइमेक्स तो सेम वही था जो सचिन भौमिक ने आराधना का लिखा था और इस फिल्म के राइटर भी सचिन भौमिक ही थे। वो काफी नाराज हुए। सचिन भौमिक से कहा कि तुमने एक ही क्लाइमेक्स 2 फिल्मों में चला दिया। सचिन भौमिक ने कहा कि आपको रील्स देखकर ऐसा लग रहा है, लेकिन फिल्म की पूरी कहानी अलग है। जब फिल्म की पूरी कहानी आगे बढ़ेगी तो क्लाइमेक्स वैसा नहीं लगेगा जैसा आपको दिख रहा है। लेकिन अब शक्ति सामंत इस फिल्म को बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वो परेशान हो गए थे। एक तो फिल्म जाने अनजाने लटक गई थी और इस फिल्म के लिए उन्होंने कई कलाकारों से बात कर ली थी, साइनिंग अमाउंट दे दिया था और उसके बाद अब ये सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा, फिल्म को उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी हाँ, फिल्म इसी स्टेज पर कैंसिल हो गई। तभी उनके एक मित्र गुलशन नंदा साहब उनके ऑफिस में आए। गुलशन नंदा उस जमाने के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे और उनकी कई कहानियों पर फिल्में बनती रहती थी जो काफ़ी हिट भी होती थी। गुलशन नंदा को देखकर शक्ति सामंत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई नई कहानी है, मुझे एक फिल्म शुरू करनी है। तो गुलशन नंदा ने कहा कि हाँ, मैंने एक कहानी लिखी है, कटी पतंग। लेकिन क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। शक्ति सामंत ने उन्हें पूरी बात बताई। गुलशन नंदा ने कहा कि कटी पतंग की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, आप पहले मुझे आराधना की कहानी सुनाइए, देखें तो सही कि क्या है इस फिल्म का क्लाइमैक्स, क्या कुछ हो सकता है। शक्ति सामंत साहब ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तभी एक और फिल्मी राइटर मधुसूदन कालेलकर भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी कहानी पूरी सुनी। तो गुलशन नंदा साहब और मधुसूदन साहब ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम आराधना की कहानी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, सेकंड हाफ की कहानी को हम बदल देते हैं और उसके बाद ये फिल्म बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, एक श्रीमान एक श्रीमती से। उन दोनों ने कुछ देर वहां पर बैठकर कहानी पे वर्क किया। अब कहानी में सेकंड हाफ में शर्मिला टैगोर के बेटे के रोल
रोल में भी राजेश खन्ना आ चुके थे और शक्ति सामंत खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें 2 हीरो भी नहीं लेने पड़ेंगे। जो फर्स्ट हाफ में हीरो है वही सेकेंड हाफ में सेकेंड रोल में आ सकता है, बेटे के रोल में भी वही, पिता के रोल में भी वही। और उन्हें लगा कि एंड में जब माँ बेटे का मिलन होगा तो लोग तालियां बजाने लगेंगे, पागल हो जाएंगे। अब उन्हें कहानी काफी कन्विंसिंग लगने लगी थी। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको इस फिल्म की कहानी का अंदाजा होगा, लेकिन अगर नहीं देखी तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कहानी है शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना की, यानी कि वंदना और अरुण की। अरुण एक एयरफोर्स के ऑफिसर है, दोनों के बीच में रोमांटिक ट्रैक दिखाया गया है। दोनों छुपकर मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी शादी को डिक्लेयर करें उससे पहले ही एक हवाई दुर्घटना में अरुण की मौत हो जाती है। वंदना यानी कि शर्मिला टैगोर प्रेग्नेंट है और ये कहानी आज से 55 साल पुरानी है। तो उस जमाने में एक लड़की जिसकी शादी भी डिक्लेयर नहीं हुई है दुनिया के सामने, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। खैर, वो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उनके पिता उसके बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। जब शर्मिला टैगोर को पता चलता है तो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम से लेने जाती है, लेकिन उससे पहले ही कोई और उनके बच्चे को गोद ले चुका है। शर्मिला टैगोर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि बच्चा मेरा है, मुझे दे दीजिए, लेकिन वो अपनी पत्नी को बच्चा दे चुका है। वो शर्मिला टैगोर को अपने घर में उस बच्चे की गवर्नेंस बनाकर रख लेता है। शर्मिला टैगोर सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे के पास तो मैं रह सकूंगी। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बच्चे के हाथ से बचपन में एक कत्ल हो जाता है और इल्ज़ाम शर्मिला टैगोर अपने सर पर ले लेती है, जेल चली जाती है। इसके बाद बच्चे से उनका संपर्क टूट जाता है। बरसों बाद जेल से रिहा होती है तो जेलर उन्हें अपनी बहन मानते हैं, उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उनकी बेटी इन्हें अपनी आंटी बना लेती है, बहुत प्यार से रहती है। अब ये जो बेटी है जिसका रोल फरीदा जलाल ने किया है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और ये कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है, यानी कि शर्मिला टैगोर जी का ही बच्चा है। अब इस रोल में भी राजेश खन्ना है। फिल्म के अंत में सूरज यानी कि राजेश खन्ना के बेटे दूसरे राजेश खन्ना को पता चलता है कि ये मेरी माँ है और माँ बेटे का मिलन होता है। फिल्म की कहानी इतनी सशक्त थी, लोगों को इतनी पसंद आई कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। खैर, ये तो हुई फिल्म की कहानी। अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पर कि शक्ति सामंत साहब ने जब इस फिल्म को दोबारा से बनाने के बारे में सोचा तब भी वो इस फिल्म को लेकर इतने श्योर नहीं थे कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। हालांकि अब उन्हें कहानी कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही थी उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो कमाल होने वाला है। फिल्म के संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी सचिंद्र बर्मन साहब और उनके बेटे आर.डी. बर्मन को, जिन्होंने बेमिसाल संगीत तैयार किया था। किशोर कुमार साहब ने कुछ इस अंदाज में इन गीतों को गाया था कि एक एक गीत जबरदस्त बन पड़ा था। और इस फिल्म का संगीत सुनने के बाद ही इस बात का एहसास शक्ति सामंत साहब को हो गया था कि संगीत तो इस फिल्म का बहुत पॉपुलर होगा, और ऐसा हुआ भी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म के संगीत ने लोगों को दीवाना बना दिया। हर युवा की जबान पर एक ही गीत था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत बेमिसाल था और आज 55 साल बाद भी उतना ही फ्रेश है जितना शायद उस समय रहा होगा जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। एक एक गीत जबरदस्त था इस फिल्म का। याद है आपको, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पर तेरा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से इस फिल्म के संगीत की कुछ झलकियां सुन लेते हैं। कोरा कागज था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, बागों में बहार है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इनिशियल रिस्पांस इसका लोगों का बहुत अच्छा नहीं था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया था बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से इस फिल्म ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। लोग राजेश खन्ना के दीवाने हुए जा रहे थे। हालांकि ये फिल्म पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक शर्मिला टैगोर की ही फिल्म थी, लेकिन जिसका जादू चल चुका था वो थे राजेश खन्ना। जी हाँ, लोगों को राजेश खन्ना का स्टाइल, उनकी अदाएं, उनकी अदाकारी इतनी पसंद आ रही थी कि बस एक सुपरस्टार का जन्म हो चुका था।
इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड और बेस्ट अभिनय के लिए शर्मिला टैगोर जी को भी अवार्ड मिला था। लेकिन राजेश खन्ना साहब को कोई अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें ही हुआ था। इसी फिल्म से उनके करियर को एक स्टार्ट मिल गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो देखा आपने, कभी कुछ बढ़िया कुछ बेमिसाल बनने वाला होता है तो कुछ ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करने की ज़रूरत होती है, बस यूं ही बन जाता है। देखिए ना, कहाँ तो इस फिल्म को शक्ति सामंत साहब एक क्विकी बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे थोड़ी बहुत लागत वसूल हो जाए, और कहाँ ये फिल्म इतनी बड़ी क्लासिक मूवी बन गई जिसका हर पक्ष बेमिसाल था, कमाल का था, लाजवाब था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए फिल्मी किस्से के साथ, और अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।